हेलो दोस्तों, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे समझना सबसे मुश्किल। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे की समझ साइकोलॉजी से जुड़ी होती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग एवरेज इनकम में भी जिंदगी भर अमीर बने रहते हैं? क्यों सिर्फ ज्यादा कमाना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देता? द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसे से जुड़े फैसले नंबर से ज्यादा हमारी आदतों, इमोशंस और माइंडसेट पर डिपेंड करते हैं। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध लेखक, निवेशक और वित्तीय सलाहकार हैं। वे विशेष रूप से पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनका लेखन जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाने की क्षमता रखता है। उनकी द्वारा लिखित और एक फेमस पुस्तक है सेम एज एवर। अगर आप पैसा कमाने और उसे सही तरीके से मैनेज करने की असली साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड बुक नगेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं मनी के सबसे जरूरी और छुपे हुए रूल्स। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। कि आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत बेवकूफी भरे फैसले लेते हैं? कोई अचानक बिना सोचे समझे स्टॉक खरीद लेता है, कोई लॉटरी पर अपना पूरा पैसा उड़ा देता है, कोई करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाता है। लेकिन क्या ये लोग सच में पागल हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि नहीं, असल में हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे के फैसले लेता है। तो आज के इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि लोग पैसे को अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं, कोई अमीर क्यों बनता है और कोई गरीब क्यों रह जाता है, हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे बेहतर बना सकते हैं, पैसे के बारे में हर किसी का एक्सपीरियंस अलग क्यों होता है। सोचिए, एक बच्चा जो 1990 में पैदा हुआ और जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बढ़ती हुई इकोनॉमी देखी, उसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत आसान और सुरक्षित चीज लगेगी। लेकिन अगर कोई इंसान 1950 में पैदा हुआ, उसने इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन और स्टॉक मार्केट क्रैशेस देखे हैं, तो इन्वेस्टिंग को जोखिम भरा समझेगा। सबक: हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन उसके पास्ट एक्सपीरियंस और परवरिश पर निर्भर करता है, इसलिए कोई भी इंसान पागल नहीं होता, उसकी सोच बस अलग होती है। एक बिलियनर की कहानी। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। रोनाल्ड रीड एक आम इंसान था जो पेट्रोल पंप पर काम करता था और पार्ट टाइम चौकीदार था। उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट किए और 90 साल की उम्र में वो $8 मिलियन 60 करोड़ का मालिक बन गया। दूसरी तरफ रिचर्ड फोस्कोन, जो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, वो लाखों डॉलर कमाने के बावजूद दिवालिया हो गया। क्योंकि रोनाल्ड रीड ने कंसिस्टेंसी और पेशेंस से इन्वेस्ट किया, जबकि रिचर्ड फोस्कोन ने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत फैसले लिए। सब पैसा कमाने के लिए ज्यादा IQ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच और धैर्य चाहिए। आपकी फाइनेंशियल आदतें आपकी डिग्री या इंटेलिजेंस से ज्यादा मायने रखती हैं। पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में क्या फर्क है? मॉर्गन हाउसल बताता है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना, मौके पहचानना और मेहनत करना जरूरी है। पैसा बनाए रखने के लिए धैर्य, समझदारी और सही आदतें जरूरी है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और इनोवेटिव आइडियाज से अरबपति बने, लेकिन वॉरेन बफेट जैसा आदमी धैर्य से पैसा इन्वेस्ट करता रहा और 90 साल की उम्र में भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। सब पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे बनाए रखना असली कला है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ही आप लंबे समय तक अमीर रह सकते हैं। चैप्टर का सबसे बड़ा सबक: लोग पैसे के फैसले अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेते हैं। अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच बड़ा फर्क है। सफलता सिर्फ स्मार्टनेस से नहीं आती, बल्कि सही आदतों से आती है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। पैसा बनाने की अनदेखी सच्चाई। पैसा बनाने का सबसे बड़ा राज क्या आपको लगता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है? दुनिया में कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ टैलेंट और मेहनत से नहीं आता, बल्कि उसमें लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे किस्मत और रिस्क पैसा बनाने में कैसे असर डालते हैं। क्या सिर्फ मेहनत से अमीर बना जा सकता है? हम अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं? आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिल गेट्स के स्कूल में एक खास कंप्यूटर था जो उस समय बहुत दुर्लभ था? बिल गेट्स को उस कंप्यूटर पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। उनके स्कूल के पास अच्छे कंप्यूटर थे जो बाकी स्कूलों में नहीं थे। उनके दोस्त पॉल एलन के पास भी यही मौका था और उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा रोल निभाया। लेकिन बिल गेट्स का एक और दोस्त थे, केंट एवंस, जो उतना ही टैलेंटेड थे जितना बिल गेट्स और पॉल एलन। लेकिन एक दिन पहाड़ों पर चढ़ते हुए उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अगर वो जिंदा रहते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट में
उसकी भी अहम भूमिका होती। सबक: बिल गेट्स की सक्सेस में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल था। अगर केंट एवंस की किस्मत खराब थी तो बिल गेट्स की किस्मत अच्छी थी। लक और रिस्क, दो अनदेखे फैक्टर्स। पैसा बनाना सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपके कंट्रोल के बाहर की चीजें भी इसे प्रभावित करती हैं। आपकी लाइफ में किस्मत और रिस्क बराबर मात्रा में होते हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर 1990 में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है और 10 साल में करोड़पति बन जाता है, तो क्या यह सिर्फ उसकी मेहनत है? नहीं, उसने सही टाइम पर सही जगह पैसा लगाया। उसकी किस्मत अच्छी थी। सबक: हर सफल इंसान सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत की वजह से भी सफल होता है। लेकिन हम अक्सर असफल लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनकी किस्मत खराब रही। अब सवाल यह आता है कि अगर किस्मत इतनी जरूरी है तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें? इसका जवाब है कंसिस्टेंसी और स्मार्ट चॉइसेस। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्टिंग करें। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन लंबे समय में यह आपको अमीर बना सकता है। रिस्क लेने से मत डरें। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते तो आपको ग्रोथ के मौके नहीं मिलेंगे। हमेशा प्लान बी रखें। किस्मत हर बार साथ नहीं देती, इसलिए बैकअप ऑप्शन तैयार रखना जरूरी है। सबक: हर कोई किस्मत को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन स्मार्ट डिसीजन से इसे बेहतर जरूर बना सकता है। अच्छी आदतें डालो, धैर्य रखो और लंबे समय तक बने रहो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक: हर सफल इंसान की सफलता में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। हर सफल इंसान में जरूरी नहीं कि टैलेंट की कमी हो, बल्कि कभी कभी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन स्मार्ट फैसले लेकर और सही दिशा में मेहनत करके हम अपने लक को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3: नेवर इनफ। कितना भी पैसा कमा लो, कभी भी काफी नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर होने के बावजूद खुश क्यों नहीं रहते? वो और ज्यादा पैसा, और ज्यादा पावर, और ज्यादा चीजें चाहते हैं, लेकिन असल सवाल ये है, कितना काफी है? इस चैप्टर में हम जानेंगे क्यों कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ज्यादा पैसा कमाने की भूख का नुकसान क्या हो सकता है? सही माइंडसेट से पैसे को कैसे देखें? द नेवर एंडिंग चेस फॉर मोर। हमें और चाहिए। एक इंसान को जब पहली बार पैसे का स्वाद मिलता है तो उसे और ज्यादा चाहिए। उसे लगता है कि बस थोड़ा और कमा लूं फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो नया टारगेट अचीव करता है, उसकी नई डिमांड बन जाती है। एक बार बर्नी मैडॉफ नाम का इन्वेस्टर वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़ा स्कैम करता है। उसके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर थे, लेकिन वो और ज्यादा चाहता था और आखिरकार लालच ने उसे जेल में पहुंचा दिया। सबक: अगर हम पैसों के पीछे भागते रहें तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें एक बैलेंस बनाना सीखना होगा। कभी कभी मोर की चाहत सब कुछ छीन सकती है। जब हम पैसों की दौड़ में अंधे हो जाते हैं तो हमें अपने रिश्ते, सेहत और खुशी का नुकसान होता है। अमीर लोग भी डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ बन जाता है। बहुत से लोग इतना पैसा कमाने में लग जाते हैं कि वो अपने परिवार को टाइम ही नहीं देते। बाद में जब वो सफल हो जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनों को ही खो दिया। सबक: पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है संतुलन, बैलेंस। हमें खुद से पूछना चाहिए, कितना पैसा मेरे लिए पर्याप्त है? पैसा कमाने के लिए सही माइंडसेट अपनाओ। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, लालच और डर के साथ, जिसमें आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। बैलेंस और प्लानिंग के साथ, जिसमें आप अपनी जरूरतों और खुशियों का ध्यान रखेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी: पैसे कमाने के साथ साथ अपने रिश्ते और हेल्थ पर भी ध्यान दो। अपने गोल्स को डिफाइन करो। कितना पैसा काफी होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऑप्शंस होना, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सबक: मोर की चाहत कभी खत्म नहीं होती। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है संतुलन और खुशी। सही माइंडसेट से पैसा कमाओ ताकि तुम सिर्फ अमीर ही नहीं, खुशहाल भी बनो। चैप्टर 4: कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको लाखों करोड़ों कमाने की जरूरत है? लेकिन असली जादू ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि पैसे को बढ़ाने के तरीके में छिपा है। इसका नाम है कंपाउंडिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, क्यों यह सबसे ताकतवर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है, हम इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग, पैसे का सबसे बड़ा जादू। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने पैसे का 90% हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद कमाया? कैसे? इसका जवाब है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे का लगातार बढ़ना, धीरे धीरे और फिर तेजी से। पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है और सालों में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। कंपाउंडिंग का एक दमदार उदाहरण
सोचिए, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है, 10 साल बाद आपका पैसा 23 लाख होगा, 20 साल बाद 98 लाख होगा, 30 साल बाद 30 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। कंक्लूजन, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा असर पड़ता है। समय के साथ पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि हर चीज में लागू होती है। नॉलेज, अगर आप रोज 1% नया सीखते हैं तो 1 साल में 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। हेल्थ, अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो सालों में जबरदस्त फिटनेस बना सकते हैं। हैबिट्स, आदतें, छोटे छोटे बदलाव लंबी अवधि में बहुत बड़ा असर डालते हैं। कंपाउंडिंग के 3 सबसे बड़े सबक। 1, जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट या कोई अच्छी आदत शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 2, विप्रिन धैर्य रखें। कंपाउंडिंग धीमी होती है लेकिन एक बार पकड़ में आ जाए तो पैसा रॉकेट की तरह बढ़ता है। 3, प्रेट, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा सबक, कंपाउंडिंग सबसे ताकतवर वेल्थ बिल्डिंग टूल है। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान, सेहत और आदतें भी कंपाउंड होती हैं। कंसिस्टेंसी और धैर्य बनाए रखें और सफलता निश्चित है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक बात है लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग खेल है। क्या आपको पता है कि इतिहास में कई ऐसे लोग रहे हैं जो एक बार तो करोड़पति बने लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा बैठे। पैसा कमाने और उसे बचाने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में क्या अंतर है। ऐसा क्या करें जिससे हम फाइनेंशियली सिक्योर रहें। कौन सी गलतियां हमें बचानी चाहिए। पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग अलग खेल। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बड़ा सोचने की जरूरत होती है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जरूरी होता है। अमेज़न के जेफ बेजोस, उन्होंने बड़ा रिस्क लिया और एक ऑनलाइन बुक स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। वॉरेन बफेट 60 साल से अपने पैसे को संभालकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आज भी सबसे अमीर लोगों में हैं। पैसा कमाने के लिए ऑप्टिमिज्म चाहिए लेकिन पैसा बचाने के लिए कॉशन जरूरी है। पैसा गंवाने की सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंस। जब लोग अमीर बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कभी पैसा नहीं गंवाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं और धीरे धीरे उनका वेल्थ खत्म हो जाता है। टेक बबल 2000, कई कंपनियों ने तेजी से ग्रोथ की लेकिन जल्द ही गिर गईं क्योंकि वे ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थीं। क्रिप्टो क्रैश, कई लोग बिना सोचे समझे करोड़ों का इन्वेस्ट कर बैठे और सब कुछ खो दिया। पैसा कमाने के बाद भी हमें रियलिटी चेक लेते रहना चाहिए। अमीर बने रहने के 3 गोल्डन रूल्स। एक है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग अपनाएं, है पैसा इन्वेस्ट करें लेकिन सिर्फ ज्यादा मुनाफे पर ध्यान न दें। रिस्क भी समझें, हदों, हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट स्थिर नहीं रहता, इसलिए हमेशा बैकअप प्लान रखें। 3, डिसिप्लिन और पेशेंस बनाए रखें। स्लो एंड स्टडी की रणनीति ही पैसा बनाए रखने में मदद करती है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा सबक, पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में फर्क है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और लॉन्ग टर्म सोचे। वेल्थ सिर्फ हाई रिटर्न से नहीं बल्कि चैप्टर 6, टेल्स यू विन। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं सिर्फ कुछ गिने चुने मौकों की वजह से होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन नहीं, ये टेल्स यू विन की स्ट्रैटेजी है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे दुनिया के सबसे सफल लोगों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों छोटे मौकों में बड़ा फायदा छुपा होता है, कैसे हम इस आइडिया को अपनी लाइफ और फाइनेंशियल सक्सेस में अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं कुछ गिने चुने मौकों से। आप सोचते होंगे कि बड़ी सक्सेस बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स का नतीजा होती है, लेकिन हकीकत में असली बदलाव कुछ ही टेल्स की वजह से आता है। एग्जाम्पल 1, एप्पल का आईफोन। एप्पल ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए लेकिन असली सक्सेस आईफोन की वजह से आई। आईफोन की वजह से एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। एग्जाम्पल 2, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बफेट ने हजारों कंपनियों में रिसर्च की लेकिन उनका असली रिटर्न सिर्फ कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करने से आया। उन्होंने जो टेल्स यानी रेयर अपॉर्चुनिटीज पकड़ी वो उन्हें अरबपति बना दिया। यही फॉर्मूला हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। हमें हर मौके पर दांव लगाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मौका जैकपॉट साबित होगा। असली सफलता रेयर इवेंट से आती है। अगर आप सक्सेस रेट देखें तो बहुत से लोगों के अधिकतर प्रयास फेल हो जाते हैं लेकिन सिर्फ 1-2 प्रयास उन्हें टॉप पर ले जाते हैं।
एग्जाम्पल, Amazon फाउंडर जेफ बेजोस, उन्होंने कई बिजनेस आइडिया पर काम किया, लेकिन Amazon का ई कॉमर्स बिजनेस उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। इलॉन मस्क और टेस्ला, स्पेस एक्स मस्क ने कई कंपनियां बनाई, लेकिन असली बड़ा फायदा टेस्ला और स्पेस एक्स से आया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको बार बार कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि रेयर इवेंट्स ही सबसे बड़ा फायदा देते हैं। टेल्स यू विन स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। नंबर 1, बार बार एक्सपेरिमेंट करें, एक ही चीज में मत उलझें, अलग अलग रास्ते आजमाएं। 10 में से 9 चीजें फेल हो सकती हैं, लेकिन एक सफलता आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। नंबर 2, छोटे छोटे मौके पकड़ें, हर छोटे मौके को भी बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि कौन सा मौका बड़ी जीत दिला देगा ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सोचें, अगर कोई चीज तुरंत काम नहीं कर रही तो उसे छोड़े नहीं, परसिस्टेंस ही आपको रेयर इवेंट्स तक पहुंचाएगा। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा सबक, असली सफलता रेयर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आती है। छोटे छोटे मौके लें, बार बार कोशिश करें, और एक दिन वही मौका आपकी लाइफ बदल देगा। फेलियर से डरे बिना बार बार कोशिश करना ही टेल्स यू विन का असली मतलब है। चैप्टर 7, फ्रीडम, असली आजादी क्या होती है। क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या पैसा आपको सच में आजाद बना सकता है या और उलझा सकता है? क्यों कुछ लोग बहुत अमीर होने के बावजूद स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम पैसों में भी पूरी तरह आजाद महसूस करते हैं? मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं, बल्कि पैसे को इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। इस चैप्टर में हम सीखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा क्या है, कैसे पैसा हमारी लाइफ के चॉइसेस को कंट्रोल करता है, कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि वो ज्यादा चीजें खरीद सकें, लेकिन असली अमीरी का मतलब होता है अपने समय और फैसलों पर पूरा कंट्रोल होना। आप एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी करते हैं, लेकिन आपको दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो कम कमाता है, लेकिन उसके पास अपने समय और लाइफ के फैसलों पर पूरा कंट्रोल है। तो असली आजादी किसके पास है? असली आजादी वही है जब पैसा आपको आपकी टर्म्स पर जीने दे, ना कि आपको पैसों के लिए समझौता करना पड़े। पैसे की ताकत वो करते रहो जो तुम्हें पसंद है। हाउसल बताते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट चॉइसेस खुद लेने का हक देता है। अगर आपके पास 6 महीने की सेविंग्स नहीं है तो आपको वो नौकरी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो पसंद हो या नहीं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए रुक सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है पैसों का मालिक बनो, पैसों का गुलाम नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। जो लोग कम खर्च करते हैं उन्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती। जितना कम आप खर्च करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। 2, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाओ, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत करो। ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाओ जो बिना आपकी मेहनत के भी पैसा कमाए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, ऑनलाइन बिजनेस आदि। 3, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से बचो। आज पैसे को खर्च करने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि कल आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत डिसीजंस मत लो, धैर्य से सही चॉइसेस करो। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा सबक, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि अपने डिसीजंस पर खुद का कंट्रोल होना है। अगर आप कम में भी संतुष्ट रह सकते हैं तो आप किसी से भी ज्यादा आजाद हैं। अपने खर्चों को कंट्रोल करो, पैसिव इनकम बनाओ और लॉन्ग टर्म सोचो। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। चैप्टर 8, मैन इन द कार, पैराडॉक्स। क्या अमीर दिखना ही असली अमीरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को महंगी कार में देखते हैं तो हमारा दिमाग क्या सोचता है? हम ये सोचते हैं कि वाह, ये इंसान कितना अमीर है, लेकिन क्या हम सच में उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ उसकी कार पर ध्यान दे रहे हैं? इस चैप्टर में हम जानेंगे लोगों को अमीर दिखने की इतनी चाहत क्यों होती है, कैसे दिखावे की वजह से लोग गलत वित्तीय फैसले लेते हैं। असली अमीरी क्या होती है? जब हम किसी को महंगी कार में देखते हैं तो हम सोचते हैं वाह, ये इंसान कितना अमीर है, लेकिन हम ये नहीं सोचते मैं इस इंसान की तरह बनना चाहता हूं। यही मैन इन द कार पैराडॉक्स है। हाउसल बताते हैं कि असली अमीरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में होती है। लोग महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि दूसरे उन्हें अमीर समझें, लेकिन अक्सर इससे उनका फाइनेंशियल फ्यूचर खराब हो जाता है। असली अमीर कौन? मान लीजिए रोहित और आदित्य 2 दोस्त हैं। रोहित ने 50 लाख की कार खरीदी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए बचे हैं। आदित्य साधारण कार चलाता है, लेकिन उसने 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब सोचिए, असली अमीर कौन है? जिसके पास पैसा बचा है वो असली अमीर है, ना कि वो जो सिर्फ पैसा खर्च कर रहा है। की लेसन्स, अमीर दिखने और अमीर होने का फर्क।
लेसन एक्स लोग आपको देखकर आपकी कार की तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी बैंक बैलेंस की नहीं। जब लोग आपकी महंगी गाड़ी देखते हैं तो वे उसकी तारीफ करते हैं, आपकी नहीं। वो आपको सक्सेसफुल नहीं मानते, बल्कि गाड़ी को अच्छा समझते हैं। लेसन 2, दिखावा फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप खुद को फाइनेंशियली कमजोर बना रहे हैं। अमीर बनने के बजाय आप कर्ज में जा सकते हैं। लेसन 3, असली अमीरी इज इक्वल्स टू एसेट्स और सेविंग्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो होता है जो पैसा बचाता और इन्वेस्ट करता है। आपके पास जो पैसे बचे हैं और जो पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा है, वही असली वेल्थ है। फाइनल थॉट्स, मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों में बहुत फर्क है। दिखावे के लिए पैसा खर्च करना आपको टेम्परारी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लंबे समय में आपको कमजोर बना देता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चों पर ध्यान दें और सेविंग्स बढ़ाएं। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी क्या है? जब भी हम किसी को महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या बड़ा बंगला लेते देखते हैं तो हम सोचते हैं ये इंसान बहुत अमीर होगा, लेकिन क्या असली अमीरी वही होती है जो हम देख सकते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली वेल्थ वो होती है जो हमें दिखती नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में। इस चैप्टर में हम जानेंगे हम अमीरी को गलत तरीके से क्यों देखते हैं, असली वेल्थ क्या होती है, कैसे आप अपनी लाइफ में रियल वेल्थ बना सकते हैं, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, दिखने वाली अमीरी का सच। जब हम किसी को महंगी चीजों के साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अमीर है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्होंने असली वेल्थ बनाई है वो जरूरी नहीं कि दिखावा करें। दिखने वाली अमीरी सिर्फ खर्च किया हुआ पैसा है, सेव किया हुआ नहीं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि अगर कोई महंगी कार चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने कार। असली वेल्थ वो नहीं होती जो हम देख सकते हैं, बल्कि वो होती है जो हमारे बैंक बैलेंस और एसेट्स में होती है। असली अमीरी कैसे बनाई जाए? एक, वेल्थ इक्वल्स टू व्हाट यू डोंट सी। असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में होती है, न कि आपकी कार, घर या ब्रांडेड सामान में। दो खर्च करने से कोई अमीर नहीं बनता, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से बनता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो अमीर होगा, लेकिन असल में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करता है वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनता है। 3, दिखावे के लिए खर्च करना फाइनेंशियल फ्रीडम के खिलाफ है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। असली वेल्थ बनाने का तरीका, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, हमें यह सिखाता है कि असली अमीरी वो नहीं जो लोगों को दिखे, बल्कि वो होती है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दिखावे पर खर्च करने के बजाय अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करें। असली वेल्थ वो होती है जो आपको जिंदगी भर फाइनेंशियली सिक्योर रखे, न कि वो जो सिर्फ दिखावे के लिए खर्च हो जाए। चैप्टर 10, सेव मनी, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सेविंग ही सबसे बड़ा वेल्थ जनरेटर है। पैसे बचाना क्यों जरूरी है? बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पास बचत नहीं होगी तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं पकड़ पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिना सेविंग्स के हम जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहेंगे, कम रिस्क लेने के लिए। सेविंग्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, जिससे आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल, 2 लोगों की फाइनेंशियल जर्नी, राहुल और सौरभ, 2 दोस्तों की कहानी। राहुल अच्छी जॉब करता है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा करता है, ब्रांडेड चीजें खरीदता है और दिखावे में पैसे उड़ाता है। सौरभ वही सैलरी कमाता है लेकिन हर महीने अपनी इनकम का 30% सेव करता है और स्टॉक मार्केट व रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद राहुल अभी भी EMI में फंसा है और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। सौरभ फाइनेंशियली फ्री हो चुका है क्योंकि उसके पास सेविंग्स और सही इन्वेस्टमेंट का बैकअप है। पैसे कैसे बचाएं और क्यों बचाएं? 1, जरूरी खर्चों और फिजूल खर्ची में फर्क समझो। हर खर्च को एनालाइज करो, क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ दिखावे के लिए। 2, कमाने से ज्यादा सेविंग पर ध्यान दो। जो पैसे बचा सकते हो वही आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। 3, सेविंग्स को ग्रो करना सीखो। सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। चैप्टर 11, रीजनेबल इज बिगर देन रैशनल, सही सोच ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल यानी पूरी तरह लॉजिकल होने चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें परफेक्ट लॉजिक से ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोचना चाहिए। रीजनेबल थिंकिंग वर्सेस रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है इसलिए मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूंगा। रीजनेबल थिंकिंग, स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही है लेकिन मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखूंगा, इसलिए एक इमरजेंसी फंड भी बनाऊंगा। एग्जाम्पल, एक छोटी गलती जो बड़ा नुकसान कर सकती है। अमित और विवेक,
दो इन्वेस्टर्स की कहानी। अमित पूरी तरह से रैशनल थिंकर है। उसने सुना कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो करता है, तो उसने अपनी सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डाल दी, बिना इमरजेंसी फंड बनाए। विवेक रीजनेबल थिंकर है, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन साथ ही इमरजेंसी फंड भी बनाया और कुछ पैसे सेफ एसेट्स में रखे। फिर एक बड़ी मंदी आई और स्टॉक मार्केट गिर गया। अमित के पास कोई बैकअप नहीं था, इसलिए उसे नुकसान झेलना पड़ा। विवेक बचा रहा क्योंकि उसने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था। असली अमीरी कैसे बनाई जाए। सेव मनी और रीजनेबल थिंकिंग हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबी हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जो इसे सेव और सही तरीके से इन्वेस्ट करता है वही अमीर बनता है। हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस लो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो। चैप्टर 12 सरप्राइज। फाइनेंशियल दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा सच, कोई भी भविष्य को पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इतिहास को देखकर हम फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन असली दुनिया में हमेशा नए सरप्राइज आते हैं। पैसे और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम, जो पहले हुआ है वही आगे भी होगा। लेकिन सच ये है कि हर नई क्राइसिस नई वजह से आती है। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 में सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आई, जिसमें करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। इससे पहले 2007 में कोई नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश होगा। बड़े बड़े बैंक्स और इन्वेस्टर्स तक फेल हो गए क्योंकि वे हिस्ट्री पर भरोसा कर रहे थे। लेसन हमें हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग करो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रखो। हमेशा इस एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करो कि मार्केट में सरप्राइजेस आएंगे। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। गलतियों की जगह बचाना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें गलती की जगह यानी रूम फॉर एरर जरूर छोड़नी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में कभी भी क्रैश आ सकता है। जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। इसीलिए अपने हर फाइनेंशियल प्लान में गलती की गुंजाइश जरूर रखो। एग्जाम्पल, दो लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अजय और विजय, दो दोस्तों की कहानी। अजय हाई रिस्क प्लेयर, उसने सोचा कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, इसलिए उसने अपनी पूरी सेविंग स्टॉक्स में डाल दी। विजय स्मार्ट प्लानर, उसने अपनी सेविंग्स को 3 हिस्सों में बांटा, ले कुछ स्टॉक्स में, ले कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इमरजेंसी फंड में, ले कुछ सेफ एसेट्स में। मार्केट गिरा और क्या हुआ? अजय का पूरा पोर्टफोलियो क्रैश हो गया और वो जीरो पर आ गया। विजय बच गया क्योंकि उसने रूम फॉर एरर रखा था। कैसे फाइनेंशियली सिक्योर बने? लेसन 1, सरप्राइज को एक्सेप्ट करो। हमेशा याद रखो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रखो। लेसन 2, हमेशा रूम फॉर एरर रखो। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में सेफ्टी नेट जरूर बनाओ। इमरजेंसी फंड, डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट और बैकअप प्लान रखो। चैप्टर 14 यू विल चेंज। आपकी फाइनेंशियल गोल्स हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। आप आज जो भी सोच रहे हैं, क्या वो 10 या 20 या 30 साल बाद भी सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि इंसान वक्त के साथ बदलता है और उसकी प्रायोरिटीज भी बदलती हैं। एग्जाम्पल, 20 साल की उम्र बनाम 40 साल की उम्र। 20 साल की उम्र में जल्दी पैसा कमाने और फुल एंजॉय करने का माइंडसेट होता है। 40 साल की उम्र में स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स की स्टोरी। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया तो उनका गोल था दुनिया बदलना, लेकिन जब वो 30-40 की उम्र में पहुंचे तो उनकी प्रायोरिटीज बदल गईं। अब उनका फोकस सिर्फ टेक इनोवेशन पर नहीं, बल्कि लेगेसी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर आ गया। लेसन नंबर, आपकी जिंदगी की हर स्टेज पर आपकी फाइनेंशियल गोल्स बदलेंगी, इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी रखो। जो डिसीजन आज बेस्ट लग रहा है वो 10 साल बाद सही नहीं भी हो सकता। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। हर फाइनेंशियल डिसीजन की अपनी कीमत होती है। पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन उसे संभालना और भी मुश्किल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंस की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। सक्सेस की कीमत क्या है? हार्ड वर्क। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिस्क टेकिंग। ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। पेशेंस। अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो धैर्य रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट वर्सेस लॉटरी विनर। वॉरेन बफेट 60 साल की कंसिस्टेंट मेहनत और इन्वेस्टमेंट से अरबपति बने। लॉटरी विनर एक रात में करोड़पति बना, लेकिन 5 साल में सब कुछ खत्म हो गया। लेसन, वेल्थ बिना कीमत चुकाए नहीं आती। अगर रिस्क नहीं लोगे तो हाई रिटर्न्स नहीं आएंगे। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो वेल्थ सस्टेन नहीं होगी। कैसे फाइनेंशियली सिक्योर बने? लेसन 1, आपकी गोल्स वक्त के साथ बदलेंगी। जो आज सही लग रहा है वो फ्यूचर में चेंज हो सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखो। लेसन 2, कुछ भी फ्री नहीं है। वेल्थ बनाने के लिए मेहनत, रिस्क और पेशेंस तीनों की कीमत चुकानी पड़ती है।
चैप्टर 16 यू एंड मी। हर इंसान की मनी फिलॉसफी अलग क्यों होती है? क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है स्टॉक मार्केट रिस्की है, इसमें मत जाना? वहीं कोई दूसरा कहता है स्टॉक मार्केट ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की फाइनेंशियल थिंकिंग उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। जो इंसान 1990s के बुल मार्केट में पैसा कमाने में सफल हुआ, वो हमेशा स्टॉक्स को पसंद करेगा। जो इंसान 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में नुकसान उठा चुका है, वो स्टॉक्स को अवॉइड करेगा। एग्जाम्पल, अमेरिका वर्सेस भारत का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अमेरिका में लोग स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, भारत में लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अलग रहा है। लेसन, फाइनेंशियल एडवाइस वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपकी सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करने से नुकसान हो सकता है। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। क्यों लोग नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि न्यूज में ज्यादातर नेगेटिव बातें दिखाई जाती हैं? मार्केट क्रैश होने वाला है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग ऑप्टिमिज्म से ज्यादा पेसिमिज्म को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी लेवल पर रिस्क को अवॉइड करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। हमें डराने वाली बातें जल्दी याद रहती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स वर्सेस डूम प्रेडिक्शंस। बिल गेट्स ने 1990s में प्रेडिक्शन किया था कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को बदल देगी। वहीं कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि .com बबल के बाद टेक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आज देखो, टेक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। लेसन, नेगेटिव प्रेडिक्शंस हमेशा ज्यादा अटेंशन लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहता है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पेसिमिज्म से बचना होगा। पॉजिटिव चीजों को इग्नोर मत करो। फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या सीखें? लेसन 1, हर किसी की फाइनेंशियल थिंकिंग अलग होती है। किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाओ। लेसन 2, नेगेटिव थिंकिंग से बचो। न्यूज और सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब कोई भी बात सच लगने लगती है। क्या आपने देखा है कि लोग अक्सर बिना सॉलिड प्रूफ के किसी फाइनेंशियल एडवाइस पर भरोसा कर लेते हैं? कई लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो से रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन क्या ये सच है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग डेटा से ज्यादा स्टोरीज पर भरोसा करते हैं। हमारा दिमाग नंबर्स की बजाय स्टोरीज से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई हमें एक अच्छी स्टोरी सुना दे कि XYZ स्टॉक आपको अमीर बना देगा, तो हम उसे सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल, 1630 की टूलिप मेनिया वर्सेस टुडेज क्रिप्टो क्रेज। 1630s में नेदरलैंड्स में लोगों को लगा कि टूलिप फ्लावर्स की कीमत हमेशा बढ़ेगी। लोगों ने अपने घर बेचकर टूलिप्स खरीदे, लेकिन कुछ सालों में पूरी मार्केट क्रैश हो गई। आज भी क्रिप्टो में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेसन, हर गेट रिच क्विक स्कीम से बचें। अगर कोई चीज बहुत जल्दी पैसा बनाने का वादा कर रही है, तो 99% चांसेस है कि उसमें खतरा है। इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें और सिर्फ स्टोरीज पर भरोसा ना करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। पूरी किताब से 5 सबसे बड़े सीख। इस पूरी किताब से हमें क्या सीखना चाहिए? मॉर्गन हाउसल ने 18 चैप्टर्स में मनी की साइकोलॉजी के बारे में बताया। अब उसे शॉर्ट में सम अप करते हैं। लेसन 1, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग स्किल्स हैं। सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, उसे बचाने और इन्वेस्ट करने की भी आर्ट सीखनी होगी। वॉरेन बफेट ने पैसे नहीं बनाए, बल्कि कंपाउंडिंग से अपनी वेल्थ को बढ़ाया। लेसन 2, फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको अमीर नहीं बनाएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही वेल्थ क्रिएट होती है। लेसन 3, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन फ्रीडम खरीद सकता है। असली वेल्थ ये है कि आप अपने टर्म्स पर जिंदगी जी सकें। इसीलिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस करें। लेसन 4, लक और रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि लक से भी आती है। इसी तरह कभी कभी अच्छा डिसीजन भी खराब रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन गलत था। लेसन 5, डर और लालच से बचें। मार्केट में कई बार फियर और ग्रीड की वजह से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर आप मार्केट क्रैश से डरकर सब कुछ बेच देते हैं, तो आपको लॉस ही होगा। स्मार्ट फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्या करें? लेसन 1, बिना रिसर्च के किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस पर भरोसा मत करो। सिर्फ गेट रिच क्विक स्टोरीज पर भरोसा करने से नुकसान ही होगा। लेसन 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली वेल्थ क्रिएट करता है। पेशेंस रखो और कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। लेसन 3, फ्रीडम ही असली वेल्थ है। खर्चों को कंट्रोल करो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस करो। पैसा सिर्फ गणित नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। इस पूरी किताब में हमने समझा कि पैसे को संभालना एक इमोशनल गेम है, सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं। धैर्य, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाते हैं।
पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन सही आदतें और कंसिस्टेंसी से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। की लेसन्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सिंपल स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा काम करती हैं। रिस्क और लक को समझो। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। वेल्थ वही होती है जो आप नहीं दिखाते। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते हो। पैसे से सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम मिलता है, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की आजादी। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आपको इस किताब से कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और धमाकेदार किताब की समरी लाने वाले हैं। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।